One day, like a tidal wave, a hurricane, like a thunderstorm, the pouring rain, it comes rolling in. Hello everyone and welcome back to Home and Much More. हमेशा की तरह आज का एक रूटीन डे है. इट्स अ वीक डे एंड आज राहिने का स्कूल भी है. तो सबसे पहला काम है फ्रेशन अप होके राहिने का टिफिन बनाना और उसे स्कूल भेजना. राहिने को सुबह तैयार करने में बहुत हेल्प होती है. मेरी मदर इन लॉ उसे पूरा तैयार कर देती है और मैं टिफिन बना देती हूँ, तो काम थोड़ा आराम से हो जाता है. अब राहिन ने स्कूल चला गया है तो काम है थोड़ी बहुत चीज़ें निपटाने का. लॉन्ड्री वगैरह आई कर लेती है. मेरा काम ये होता है कि शूटिंग का प्लान करो और थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें करो, बट शूटिंग एंड एडिटिंग ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब मेरा वो मेन काम है, मेरा वर्क है और उसी से मेरी अर्निंग आती है. तो आप कह सकते हैं कि फुल टाइम जॉब है ये मेरा कंटेंट क्रिएशन. जब तक मैं सोफ़ा ठीक नहीं कर लेती मुझे सुकून नहीं आता. और सोफ़ा ऐसी जगह है ना जो दिन में कितनी बार भी ठीक करो, हम बैठते हैं, लेटते हैं, फिर वापस से ख़राब हो जाता है. स्पेशली राहिन ने इस पर पड़ा रहता है यूजुअली शाम को, तो ये ख़राब ही हो जाता है. पुणे में ठंड का मौसम थोड़ा शुरू हो गया है. बीच में ज़्यादा थी, फिर गर्मी होने लगी थी, अब वापस से थोड़ी ठंड हो रही है. मतलब इतनी है कि प्लेजेंट लगे. बाहर भी काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है और बाहर देखने में अच्छा लगता है. तो बीच बीच में हमें जाकर टेरेस से बाहर देखना चाहिए. घर में रह के घर से बाहर होने की फीलिंग आती है, वरना क्या होता है कि घर में ही रहो, घर के ही काम करो. और मेरा तो ऐसा हो गया कि मेरा कंटेंट क्रिएशन तक घर में होता है. एक टाइम था जब मैं घर से बाहर निकलती थी, ऑफिस जाती थी, सुबह जल्दी जाती थी, रात को लेट आती थी. बट अब ऐसा हो गया है कि मोस्टली मैं घर पर होती हूँ तो मुझे भी बोर होने लगता है. सो टेरेस पे आने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. तो मॉर्निंग में एंड इवनिंग में यहाँ आना मैं पसंद करती हूँ. नहाने के बाद सबसे पहली चीज़ है मॉइस्चराइज़र. तो समर्स में भले ही मैं ना लगाऊं पर विंटर्स में लगाती हूँ. जल्दी ही एक विंटर ब्यूटी टिप्स वाला वीडियो भी मैं आपके लिए अलग से लेकर आऊँगी. चलो अब टाइम हो गया है नाश्ते का. लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मैं अपना वेट कैसे मेंटेन रखती हूँ, स्पेशली विंटर्स में जब चटपटा खाने का मन होता है. और इसीलिए विंटर्स में मोस्टली वेट गेन होता ही है. वेट मैनेजमेंट में कैलोरी इनटेक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. इसलिए मैं लेती हूँ मील रिप्लेसमेंट शेक, जो कि है इनक्रेडियो स्लिम शेक बाय हेल्थ कार्ड. आपको पता है एक एवरेज इंडियन मील में होती है 700 किलो कैलोरी. ये स्लिम शेक की एक सर्विंग में है 221 किलो कैलोरी. सो आप 480 किलो कैलोरी एलिमिनेट कर रहे हैं अपनी डाइट से, और ये आपको लंबे समय तक फुल रखता है एंड क्रेविंग्स भी कंट्रोल करता है. आप सोच रहे होंगे कि क्या ये एक फैट प्रोडक्ट है, तो बिल्कुल नहीं, ये कोई फैट प्रोडक्ट नहीं है. इसमें है 22 ग्राम ट्रिपल ब्लेंड प्रोटीन, 6.7 ग्राम हाई फाइबर जो क्रेविंग्स कंट्रोल करते हैं, एंड 24 एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स जो डेली न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करते हैं. इस ड्रिंक को बनाना बहुत आसान है. एक कप में 2 स्कूप्स स्लिम शेक एंड 300 ml हल्का गर्म स्किम्ड मिल्क ऐड करें, मिक्स करें एंड आपका टेस्टी एंड हेल्दी ड्रिंक रेडी है. ये चॉकलेट, मैंगो एंड केसर बादाम फ्लेवर्स में अवेलेबल है. ये आपको 3 से 4 घंटे फुल रखता है. इसमें कोई शुगर या प्रिजर्वेटिव्स नहीं है. इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है. इनफैक्ट ये स्टमक पर काफी लाइट है. इसे अगर आप 2 महीने तक कंसिस्टेंटली लेते हैं तो आप 3.5 kg तक का वेट लूज कर सकते हैं. तो विंटर वेट गेन की चिंता ना करें. चूज अ हेल्दी वे ऑफ वेट मैनेजमेंट. आपको इनक्रेडियो स्लिम शेक की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. ये incredio.com और Amazon पर अवेलेबल है. अगर आप स्क्रीन पर दिखाया गया मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको मिलेगा एडिशनल 10% डिस्काउंट ऑन incredio.com.
कंटेंट क्रिएशन में शूटिंग एंड एडिटिंग के साथ साथ एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्लानिंग। तो मैं साथ में ये भी प्लान करती हूँ कि थ्रू आउट द मंथ मैं कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस बनाऊँगी। कुछ मेरे फिक्स टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन के साथ जो मेरा कोलैबोरेशन है तो मैं आपके लिए हॉल वीडियोस लेकर आती हूँ। उसके लिए मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करती हूँ, मैं प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स प्लेस करती हूँ, ये भी एक टास्क होता है। देन कौन से दिन मैं एडिट करूँगी और कौन से दिन शूट करूँगी, ये सारी प्लानिंग टाइम टू टाइम करनी इम्पॉर्टेंट होती है ताकि स्केड्यूल मिस ना हो। इतनी प्लानिंग करने के बाद भी कई बार थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ वहाँ हो ही जाती है। आज मैं लंच में बना रही हूँ बहुत ही कंफर्टिंग मील, जो कि बहुत टेस्टी भी है और बहुत बढ़िया भी लगती है। तो आज मैं बना रही हूँ बेसिक पत्ता गोभी की सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी पनीर भुर्जी और साथ में बाजरे की ऐसी रोटी कि जो आप बनाएंगे ना तो आपका बार बार खाने का मन करेगा। मेरा बेटा तो इसे इतना पसंद करता है कि बार बार यही मांगता है। तो कई बार क्या होता है, हम घर की जो बेसिक सब्जियां बनाते हैं उसमें थोड़े बहुत अगर हम चेंजेस कर दें तो हमारा जो खाना है वो टेस्टी हो जाता है। तो ऐसी ही एक चीज़ मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी के साथ भी करने वाली हूँ। एकदम बेसिक सी बनाएंगे लेकिन बहुत टेस्टी बनती है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करके देखना। तो थोड़ा सा तेल इसमें जाएगा और मसाले एकदम बेसिक इसमें ऐड होंगे। तेल गरम होने पर जाएगा इसमें राई और जीरा। नेक्स्ट मैं ऐड कर रही हूँ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। आई ने बनाकर रखा है, यानी मेरी मदर इन लॉ ने। इसमें जो धनिया होता है उसकी डंडी भी है, इसीलिए इसका कलर थोड़ा सा ग्रीनिश है। नेक्स्ट मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी। हल्दी को थोड़ा सा फ्राई करने से हल्दी का कच्चापन निकल जाता है और टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। नेक्स्ट मैं ऐड कर रही हूँ पत्ता गोभी। पत्ता गोभी के बाद इसमें जाएगी लाल मिर्च। लाल मिर्च मैं कम क्वांटिटी में ही ऐड कर रही हूँ ताकि राहिने भी इसे खा सके। अब सब्जी को हमें अच्छे से पकाना है। इस पत्ता गोभी को पकाने के लिए आप बीच बीच में पानी का छींटा लगा सकते हैं, और हाँ, नमक पहले ही डालेंगे तो पानी भी निकल जाएगा और टेस्ट भी आ जाएगा। तो पानी का छींटा बीच बीच में लगाकर मैं इसे पकाऊंगी ताकि जो पत्ता गोभी है ये सॉफ्ट हो जाए। साथ ही में अगली चीज़ मैं बना रही हूँ पनीर भुर्जी। आई ने बनाया था घी और उसी से पनीर भी बन गया। मैंने पूरी डिटेल्ड रेसिपी द टेरेस किचन पर डाली है कि कैसे मलाई जमा करके आप उससे पनीर, घी, मक्खन सब कुछ बना सकते हैं। तो अगर आप सर्च करेंगे द टेरेस किचन घी तो आपको डिटेल्ड रेसिपी मिल जाएगी। पनीर भुर्जी हो या अंडा भुर्जी, जब तक वो एकदम जूसी सी ना हो तब तक उसमें मज़ा नहीं आता। तो एकदम ड्राई केवल पनीर वाली भुर्जी में मज़ा नहीं आता। अच्छे से प्याज होना चाहिए, टमाटर होना चाहिए, मसाला एज इन टमाटर प्याज की जो ग्रेवी होती है वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी अलग हो रहा है और पनीर अलग हो रहा है, जो कि पनीर भुर्जी में काफ़ी कॉमन चीज़ है। तो उसके लिए एक चीज़ मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। तो दोनों सब्जियों में ये चीज़ कॉमन है, अभी तक शायद आपने गेस कर लिया होगा। यहाँ पर पनीर भुर्जी के तड़के में मैं डाल रही हूँ जीरा, साथ में जाएगा लंबा कटा हुआ प्याज, और प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये हल्का सा ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। हल्का सा ब्राउन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्राउनिंग की ज़रूरत नहीं है। पत्ता गोभी भी ऑलमोस्ट पक गई है और अब इसमें जाएगा बेसन। तो लगभग 3 टेबलस्पून बेसन यहाँ पे मैंने ऐड किया है, मैं अंदाजे से ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर बेसन को हमें डालने के बाद आंच धीमी रखनी है, अच्छे से मिक्स करना है, और इसके बाद जो बचा हुआ मॉइस्चर है ऑलरेडी पत्ता गोभी का, उसी से इसे पकाना है। थोड़ा सा गरम मसाला मैंने यहाँ पर ऐड किया है। इसे ढककर 2 से 3 मिनट पकाएंगे एकदम धीमी आंच पर। प्याज भी फ्राई हो गया, इसमें जाएगी थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च, इससे एक अच्छा टेस्ट ऐड हो जाता है। आप पहले भी तेल में ऐड कर सकते हैं। सेम जिंजर गार्लिक और कोरिएंडर स्टेम का पेस्ट।
थोड़ी सी हल्दी डालकर फ्राई कर लेंगे। ये पनीर भुर्जी राहिने को पसंद है। आप भी अपने बच्चे के लिए ये ट्राई करके देख सकते हैं। मैं फीकी फीकी चीज़ें आज बना रही हूँ, ज़्यादा मिर्च नहीं बना रही कि अलग से हमारे लिए बनाए, राहिने के लिए अलग से बनाए। इसलिए एक ही सब्ज़ी बनाई जाए, थोड़ी सी कम तीखी, ताकि सभी खा सकें। टमाटर को पहले अच्छे से गलाना है, तो इसे ढककर धीमी आंच पर 5 मिनट पकाएंगे। ऐसा करने से टमाटर जल्दी गल जाता है। अब बाकी की जो चीज़ें हैं मैं हाथों हाथ समेट देती हूँ। चीज़ें अगर टाइम से हम समेट ले, फटाफट समेट ले, क्लीन रखें, तो किचन ज़्यादा मेसी नहीं होती है और ऐसा लगता भी नहीं है कि किचन में खाना बना है। यहाँ पर पनीर को मैं थोड़ा सा क्रम्बल कर रही हूँ। बीच बीच में सब्जियां भी मैं चेक कर रही हूँ। पत्ता गोभी की तो बन गई है, गैस मैंने बंद कर दिया है। यहाँ पर टमाटर मैं अच्छे से मैश कर रही हूँ और अब इसमें भी जाएगा थोड़ा सा बेसन। पत्ता गोभी के मुकाबले थोड़ा कम डाला है और मैं थोड़ा सा पाव भाजी मसाला यहाँ पर ऐड किया है। अब इसमें हमने बेसन तो पका लिया है, तो थोड़ी सी ग्रेवी बनाएंगे। इसके लिए डालेंगे पानी, और जब ग्रेवी बन जाए, थोड़ी सी गाढ़ी ही बनेगी, फिर हम डालेंगे पनीर। अब क्या होता है, इस तरह की जो बेसन की वजह से ग्रेवी बनती है उससे टेस्ट आता है। बेसन को हमने पकाया है तो कच्चापन नहीं रहता और बाइंडिंग भी अच्छी बनी रहती है। तो पनीर भुर्जी में पानी अलग जा रहा है, पनीर अलग जा रहा है, प्याज टमाटर अलग हो रहा है, ऐसा नहीं होता। और ये भुर्जी बहुत कमाल की, बहुत टेस्टी बनती है। तो ये देखिए, एकदम जूसी टेस्टी पनीर की भुर्जी तैयार है। आज इस खाने के साथ मैं बना रही हूँ बाजरे की रोटी। तो यहाँ पर मैंने 2.5 कप पानी लिया है। जितना आप आटा लेंगे उतना ही पानी डालें और अंदाजे से लगभग 2 टीस्पून मैंने घी डाला है और नमक मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आप 4 लोगों के लिए बना रहे हैं तो 1 कप बाजरे का आटा ही एक समय पर काफ़ी है, पर मैं एक्स्ट्रा बना रही हूँ ताकि मैं फ्रिज में रख सकूँ और इसे बाद में भी यूज़ करूँ। अब इसे किसी चम्मच से या मथनी से अच्छे से हम चलाएंगे, आँच को धीमी रखकर। पूरा जो डो है ये इकट्ठा हो जाएगा। तो मराठी में इसे उकड़ बोलते हैं। जब भी हम चावल के आटे से कुछ बनाते हैं, राइस भाकरी बनाते हैं या फिर मोदक बनाते हैं, उसमें भी ये टेक्निक यूज होती है। हमारे घर में इसी टेक्निक से ज्वार की रोटी भी बनती है। मतलब जो हम डायरेक्ट गूंद कर भाकरी बनाते हैं वो तो बनती ही है, पर ये भी बनती है और हमारे गांव की तरफ इसके लिए एक अलग नाम भी है। तो ये मिक्सचर अभी ठंडा नहीं है, एकदम गर्म है, तो थोड़ा सा गुनगुना ऐसे होने देंगे और गुनगुना होने के बाद इसे बस इकट्ठा करना है। इस तरीके से इसमें एक लचीलापन आता है और रोटी की तरह ही आप फटाफट बाजरे की ये जो रोटियां हैं इसे बेल सकते हैं। अब इसे बेलने के समय आप इसमें बाजरे का आटा ना लगाकर गेहूं का आटा लगाएं। ये ज़्यादा क्रैक भी नहीं होता और फटाफट से बन जाता है। फुलके की ही थिकनेस का मैं ऐसे बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे थोड़ा सा और मोटा भी रख सकते हैं। इसे फुलके की तरह ही सेकना है। तवा अच्छे से गर्म हो जाए, फिर मीडियम आंच पर एक साइड पर 10 सेकंड के करीब अंदाजे से, और फिर पलट कर पूरी तरह से पकाना है। फिर वापस से पलटना है और अच्छे से घी लगाकर सेकना है। ये रोटियां टेस्टी तो है ही और हेल्दी भी है, और ठंड का जो मौसम है ये बाजरा खाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि बाजरा गर्म होता है। क्या आपने बाजरे की रोटी इस तरह से ट्राई की है, या फिर ज्वार की रोटी? ज्वार की रोटी भी इस तरह से बनाने से फटाफट बन जाती है और अच्छी भी लगती है। फॉर अ चेंज आप रेगुलर भाकरी से अलग कुछ बनाकर इन्हें इस तरह से बना सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि मैंने आटा काफ़ी क्वांटिटी में बनाया है, तो आटा तो मैं बचा हुआ फ्रिज में रख दूंगी। राहिने को भी ये पसंद है और आटा हैंडी होता है तो रोटियां फटाफट बन जाती हैं। कितने अच्छे से ये फूल गई है। तो हाँ, ये रोटियां फूलती भी है एकदम बढ़िया तरीके से।
बीच में मुझे कुछ काम का मैसेज आ गया तो वही मैं चेक कर रही थी। तो यहाँ कटोरी में जाएगी हमारी पनीर भुर्जी। तो सबसे पहली प्लेट मैं लगा रही हूँ मेरी सासू माँ के लिए। जब मैं अपने शूट्स में बिजी होती हूँ तो वो मुझे गर्मा गर्म खाना खिलाती है, और जब मैं शूटिंग में ऐसे बनाती हूँ या अदरवाइज जब भी मैं बनाती हूँ तो मैं उन्हें गर्मा गर्म खाना खिलाती हूँ। सो इट्स अ डील, ऐसा कुछ नहीं है कि कौन बनाएगा। खाना तो एकदम बढ़िया हो गया, और एक लॉन्ग टाइम पेंडिंग सिलाई का प्रोजेक्ट मुझे करना था। तो यहाँ पर मेरे पास एक बास्केट है। बहुत पहले मैंने टिप में भी बताया था कि जैसे ट्रिंकेट ट्रे होती है जिसमें हम रोज़ की ज्वेलरी रखते हैं, वैसे यहाँ पे बास्केट में मैं अपने क्लचर्स, रबर बैंड रखती हूँ। इसमें मैंने एक कपड़ा रखा था जो कि बहुत पुराना हो गया है, और उसे मुझे रिप्लेस करना था एक प्रॉपरली सिले हुए कपड़े से। तो यहाँ पर मैंने ये कपड़ा लिया है, हमारे घर में पड़ा हुआ था, और इससे एक रेक्टेंगल में सिल रही हूँ जिसके बीच में मैं पैडिंग भी लगाऊंगी। और पैडिंग लगाने के लिए मैं एक पुरानी चीज़ यूज़ करने वाली हूँ। तो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट टाइप का ये प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सफ़ेद कपड़ा है इसे मैं रेफरेंस के लिए ले रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी बास्केट में था, और इसके हिसाब से मैं ये कपड़ा कट कर रही हूँ। पहले भी मैंने सिलाई के कुछ प्रोजेक्ट्स होम एंड मच मोर पर अपलोड किए हैं। मशीन को, जो हमारे पास मशीन है उषा ब्रांड की, इसे कैसे यूज़ करना है, इसके मोड्स कैसे हैं, इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल ट्यूटोरियल पोस्ट किया है। इनफैक्ट लॉन्ग ब्रेक आ जाए और मुझे ही जाए फटाफट सेटिंग याद नहीं आती तो मैं अपना वीडियो देख लेती हूँ। बेसिक सिलाई के लिए मुझे किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं काफ़ी पहले से कर रही हूँ। सिलाई को लेकर एक किस्सा मुझे याद आता है कि सबसे पहले सिलाई मैंने की थी तब मैं 3rd या 4th स्टैंडर्ड में थी। मेरी मम्मी बैग्स सिलती थी और बेचती थी। तो जो कपड़े की बैग्स होती हैं उसमें कपड़े के ऊपर नीचे मतलब एक फोम की शीट होती है, उसके ऊपर नीचे कपड़ा होता है, और इन सभी चीज़ों को सिक्योर करने के लिए, जैसे आप यहाँ पर ये पुराने पिलो केस का कवर देख रहे हैं, ऐसे स्क्वायर्स बनाने होते हैं। तो मम्मी सो गई थी और मम्मी ने केवल वो 3 जो चीज़ें होती है, कपड़ा, फोम, इन्हें सैंडविच करके रखा हुआ था। और मम्मी सो गई और मैंने साइड से कपड़ा पूरा सिल दिया, और ये बीच के पूरे जो स्क्वायर्स होते हैं ये पूरे मैंने सिल दिए थे। हमारे घर में नॉर्मल मशीन ही थी। मशीन में चेयर के एकदम किनारे पर लटक कर, क्योंकि मैं हाइट में छोटी ही थी, मैंने पूरी सिलाई कर दी थी। मेरी मम्मी भी बहुत सरप्राइज थी कि मैंने कैसे सिल दिया, पर उसके बाद से मुझे इंटरेस्ट आने लगा, और फिर जो मेरी डॉल्स थी उसके लिए मैं बहुत सारे कपड़े और कुछ कुछ बैग्स वगैरह सिला करती थी। तो यहाँ पर जो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट चीज़ मैं आपको बता रही थी वो है ये पिलो केस। कटिंग मैंने कर ली है, अब सिलाई के लिए मैं यहाँ पर मशीन लाई हूँ। ऑनेस्टली जो चीज़ मैं आज बना रही हूँ ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर हाँ बहुत टाइम से पेंडिंग था, फाइनली आज ये काम हो रहा है। मैचिंग धागा मैंने ले लिया है। बॉबिन में थोड़ा सा ब्लैकिश थ्रेड है, बट दैट्स ओके, ब्लैक चल जाएगा जिस कपड़े से मैं बना रही हूँ उसके लिए। तो मेरा प्लान ये है कि जो रेक्टेंगुलर पीसेस हैं उसे मैं साइड से स्टिच करूँगी, और वो जो बीच में आप देख रहे हैं पिलो केस उसे डालूँगी ताकि एक स्टिफनेस मिल जाए, एक बॉडी मिल जाए इस पीस को। और बाद में चारों तरफ से सिलाई लगाऊंगी और बीच में जिगजैग सिलाई लगाऊंगी, तो एक रेक्टेंगल पीस मिल जाएगा जो स्टिफ होगा, जिसके ऊपर नीचे कपड़ा होगा। क्या आपको भी सिलाई पसंद है? और अगर आपको सिलाई पसंद है तो यूजुअली आप क्या सिलाई करते हैं, या फिर आपके घर में मशीन केवल रिपेयरिंग के लिए ही है? रिपेयरिंग से मेरा मतलब है कुछ ऑल्टरेशन हो, कुछ फट जाए, इस चीज़ के लिए। तो साइड से मैंने रेक्टेंगल को सिल दिया है और ऊपर एक गैप छोड़कर मैं बीच में ये पिलो का केस लगा रही हूँ। जो ऊपर मैंने गैप छोड़ी है जहाँ पर पिलो का केस नहीं है उसे मैं बाद में फोल्ड करके इंसर्ट कर दूंगी। अभी ये बताने में थोड़ा डिफिकल्ट है, पर आप देख सकते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। केवल अगर कपड़ा मैं साइड से सिल के रख देती तो वो पिछली बार के सफ़ेद कपड़े की तरह ही एकदम पतला सा लूज सा हो जाता। अब यहाँ पर देखिए अच्छी खासी बॉडी मिल गई है।
तो 3 साइड से तो ये सिक्योर हो गया, और जो चौथी साइड है वहाँ पे मैंने ऊपर तक पूरा पिलो केस नहीं लिया है, तो उसे मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ और बाहर से स्टिच कर रही हूँ। अब इसके ऊपर मैं जिगजैग, नॉट एग्जैक्टली जिगजैग, पर ऐसे कर्व पैटर्न बना रही हूँ। मैं पूरा इसे फॉलो भी नहीं करने वाली, बट जस्ट एक रेफरेंस के लिए मैंने लिया है। ऐसा करने से जो अंदर का कपड़ा है जो बीच में हमने लगाया है वो ज़्यादा यहाँ वहाँ मूव नहीं होगा। वैसे इतने छोटे से पीस में इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट स्टिल मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ। टूवर्ड्स दी एंड कपड़ा थोड़ा सा जमा हो ही जाता है, तो इसे थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर रही हूँ। ये कपड़ा जमा ना हो इसलिए एक तरफ, एक साइड में लेफ़्ट टू राइट अगर जा रहे हैं तो दूसरे सिलाई के टाइम पे राइट टू लेफ़्ट जाना चाहिए, फिर जो कपड़ा है वो खिसकता नहीं है। तो ये बस बन गया। अब इसे मैं बास्केट में लाइन करूँगी और बाकी की सारी चीज़ें रख दूँगी। फाइनली आफ्टर सो मेनी ईयर्स, मैं ईयर्स बोल सकती हूँ क्योंकि आराम से 1-2 साल तो हो चुके हैं कि मैंने वो सफ़ेद कपड़ा रखा हुआ था। आई होप आज का व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।